क्या कम ऑन। हाँ नहीं अभी मॉडल्स शॉर्टलिस्ट नहीं हुई है, लेकिन आप ये वो I'll call you later. Okay? Hi, I'm Renal. Nilesh. How are you? Can I sit? Oh yeah, sure. अरे वो राजेश ने बताया नहीं कि वो इतने टैलेंटेड मॉडल को भेज रहा है। Thank you. If you don't mind, I want to see your figure because we are shooting for lingerie's ad. Yeah, sure. Why not? वाह, परफेक्ट। मुझे ऐसे ही फिगर चाहिए था। एक्चुअली मुझे एग्जैक्टली अंदाजा नहीं आ रहा था, इसलिए आपको कपड़े उतारने के लिए बोले। आई एम सॉरी। That's okay. Work is work. और वैसे भी, if it is related to work, I'm ready for everything. तो एक लुक टेस्ट कर ले। Sure. Why not? अब खड़ी हो जाओ। कुछ अलग तस्वीरें लेते हैं। ये थोड़ा ये लो। Oh wow! My God, that's my favorite perfume. तुम्हें क्या पसंद है, क्या पसंद नहीं है, सब पता है हमें। आओ। कैसा लगा? अच्छा है, पर तुम्हारा होता तो ज्यादा अच्छा होता। कम ऑन यार। अरे तू दोस्त का हो या मेरा हो, क्या फर्क पड़ता है? हमें थोड़ी बसना है यहाँ पे, थोड़ी देर मजे करेंगे और निकल जाएंगे यहाँ से। गिफ्ट विफ्ट कुछ देते नहीं हो, बस एक ही चीज तुम्हारे दिमाग में रहती है। इस बार मुझे मेरा गिफ्ट चाहिए। अरे हाँ पता है ना, बहुत सारे गिफ्ट दूंगा, लेकिन मैं दूंगा ना, दूंगा। अरे ये ट्रिप गिफ्ट ही तो है, मान जाओ ना, मान जाओ ना। साला बहुत हो गया इस बड़ों का, फ्री में मजे चाहिए इसे, बस कुछ करो इसका। अरे आप टेंशन मत लो, मैं बात करता हूँ ना, मैं देखता हूँ उसे। हेलो। अरे ये मृदल किधर है? सुबह से 50 फोन कर चुका हूँ मैं, एक का भी रिप्लाई नहीं है। अरे भाऊ, वो असल में क्या है कि वो मृणाल जो है ना 3 हफ्ते के लिए अब्रॉड गई है शूटिंग पे, और आप मेरे ख्याल से बिजी होगी तभी आपका फोन उठा नहीं पा रही। क्या अब्रॉड गई वो 3 वीक के लिए? हाँ। अरे मुझे तो कुछ भी नहीं बोला। अब 3 हफ्ते मैं क्या करूंगा यहाँ पे? अरे भाऊ मैं हूं ना, अरे कमाल का माल भेजूंगा, आप जैसा बोलोगे वैसा। नहीं यार, अब मेरे दिमाग में बैठ गई हो। अरे भाऊ, जब मैं मृणाल को भेजा था ना, तब भी आप यही कहते कि नहीं चाहिए नहीं चाहिए। अभी देखो मृणाल के बिना आपका क्या हाल हो गया है। भाऊ मैं क्या कहता हूँ, मैं भेजता हूँ ना, आप एक बार ट्राई तो करके देखो एक बार। चल ठीक है, भेज दे। हाँ ठीक है, मैं कल भेजता हूँ। क्या नाम क्या है? महक। देखो अब मैं तुम्हें सिचुएशन एक्सप्लेन करता हूँ। हम लोग एक मेंस परफ्यूम का ऐड बना रहे हैं, तो मैं सिचुएशन देता हूँ तुम्हें। तुम हीरोइन हो और मैं हीरो हूँ, ठीक है?
मैंने वो परफ्यूम लगाया है और उस परफ्यूम की सुगंध से तुम मेरी तरफ अट्रैक्ट होती हो। गेटिंग मी? यस। आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। हमें बर्बाद करके लोगों के करियर बनाया है तू। आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। तुझे बचाने कोई नहीं आएगा। इस उम्र में ये सब करते हुए शर्म नहीं आती? शर्म नहीं आती? चिल्ला 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 और चिल्ला। किसका झगड़ा हुआ आपके साथ? आप यहाँ कैसे? किसने बोला आपको? अरे हमें फोन आया कि आपका झगड़ा चल रहा है किसी के साथ। नहीं सर, यहाँ पे सब ठीक है। यहाँ पे सब ठीक है तो फिर ये इतनी सारी चोटें कैसे लग गई आपको? वो मैं ऑफिस आते वक्त स्टेयरकेस से गिर गया था मैं, तो चोट लग गई। अब इसकी मैं आपके पास कंप्लेंट क्या करूं? वो कोई आपको गलत फोन कर दिया होगा, हाँ। सब ठीक है यहाँ पे? देखने से तो लग नहीं रहा कि सब ठीक है। फिर भी लगे कि कोई प्रॉब्लम है, किसी का झगड़ा हुआ है, तो आइएगा कंप्लेंट करने। हाँ। आराम कीजिए, चलो। आ रहा हूँ। मैडम का है बेडरूम में। बहुत उड़ रहा है ये। इतना गुस्सा क्या हुआ है? ये देखो देखो क्या भेज रहा है मुझे तो पता भी नहीं चला उसने ये कब रिकॉर्ड किया है। नहीं तो मैं तब के तभी सब कुछ बराबर कर देती। अब क्या करूं मैं? एक तो बुढ़ा वीडियो भेज रहा है और साथ में मैसेज भी भेज रहा है कि मेरे लिए कुछ करो, नहीं तो मैं कुछ करूंगा। क्या करेगा वो? कुछ करो इसका, अभी क्या, अभी कुछ करो, नहीं तो मैं कुछ कर दूंगी। टेंशन मत लो, मैं बात करूंगा ना। कुछ करोगे तुम? हाँ, टेंशन मत लो। मैं बुड्ढा धमकी दे रहा है इसकी, तो मैं सर, कल रात से मेरे पति घर पर नहीं आए सर। आपने चेक किया? हो सकता है अपने दोस्त के साथ ही कहीं गए हो। नहीं सर, मैंने उनके सभी दोस्तों को फ़ोन किया, वो किसी के साथ भी नहीं है। मेरे पति एक एड एजेंसी चलाते हैं, रोज़ 9 बजे तक घर पे आ जाते थे सर। मगर कल जब वो 11 बजे तक घर पे नहीं आए तो फिर मैंने उनको फ़ोन किया, उनका फ़ोन भी स्विच ऑफ आया सर। अभी भी मैंने फ़ोन किया तो स्विच ऑफ ही आ रहा है सर। फिर मैंने ड्राइवर को फ़ोन किया तो ड्राइवर ने मुझे कहा कि वो गांव जा रहा है। मतलब कल दोपहर को मोहितो रोड पर गाड़ी लगा के इनको चाबी दे के वो छुट्टी लेके चला गया सर। मतलब आपके हस्बैंड गायब हो गए उसी दिन से आपके ड्राइवर ने छुट्टी ली। आपके हस्बैंड का फोटो है आपके पास? हाँ है। तो बिल्कुल क्लियर नहीं। कोई दूसरा फोटो नहीं है? सर अभी तो नहीं है, मैं घर पे जाके भेज दूं? सिर्के, इनके हस्बैंड का नंबर भी ले लो। आपके हस्बैंड का नाम क्या है? नीलेश घाड़गे। आपके फैमिली में कौन कौन रहता है? मेरा बेटा रोहन। क्या उम्र है उसकी? 26 साल। वो क्यों नहीं आया? वो सर उसको कुछ काम था इसके लिए। कमाल है, पिता की मिसिंग कंप्लेंट करने से भी ज्यादा जरूरी काम। ठीक, अब डिटेल्स बाहर दीजिए। शिरके, तुमच्या ड्रायव्हरच्या आणि गाडीचे पण डिटेल्स घ्या. हो सर, क्या मैम? ये गाड़ी? सर गाड़ी तो यही है। एक काम करो, जरा आसपास पूछो, किसी ने गाड़ी को पार करते हुए देखा क्या? अरे भाई, ये गाड़ी किसने लगाई कुछ पता है?
ए रघु, अरे क्या चाय बनाई यार, बिल्कुल शक्कर नहीं इसमें, शक्कर डाल। बता ना तेरे को। और एक रघु क्या कर रहा है, बस कर। अरे दे दे दे। सर ऑलरेडी चाय इतनी मीठी सर। अरे रघु बराबर चाय बना रहा है मेरे सिरके। हम इतने कड़वे लोगों के बीच में रहते हैं ना, कुछ दिन के बाद हम भी वैसे बन जाएंगे, इसलिए मीठे की बहुत ज़रूरत है। सर ये कोई रीज़न नहीं हुआ मीठा पीने का। अच्छा ये नीलेश मिसिंग केस का क्या हुआ? सर वो गाड़ी थी, वो वहीं पे कई दिनों से पार्क थी, लेकिन किसने पार्क की किसी को कुछ पता नहीं चला, और आसपास कोई सीसीटीवी कैमरा भी नहीं था, इसलिए अभी तक हमें भी कुछ पता नहीं चला। वैसे मैंने रत्ना से स्पेयर की लेके उस गाड़ी को फॉरेंसिक के लिए भेज दिया है। ये पब्लिक भी ना सब पुलिस पे डाल देती है। अब इतने दिनों से वहाँ गाड़ी पड़ी है, किसी को कुछ नहीं, कल एक्सीडेंट हो जाएगा फिर पब्लिक हमारे पास आ जाएगी। नीलेश के ड्राइवर का क्या हुआ? सर वो गाँव गया हुआ था, मैंने फ़ोन कर दिया, वापस आ रहा है। चिरके ये रत्ना है ना, उसका फ़ोन मॉनिटर कर। अगर किडनैपिंग केस है तो उसको रैंसम कॉल जरूर आएगा। ठीक है सर, एक मिनट। रत्ना ने नीलेश काटके की फ़ोटो भेजी है। सर ये तो वही नीलेश है जिसके साथ ऑफिस में किसी ने मारपीट की थी, और ये उसके खिलाफ कंप्लेंट भी नहीं करना चाहता था। वो मैं ऑफिस आते वो स्टेयरकेस से गिर गया था ना, अब इसकी मैं आपके पास कंप्लेंट क्या करूं? मुझे इस केस में झगड़े का और बदले का एंगल ज़्यादा लग रहा है। चलो पता करते हैं, ऐसी क्या वजह थी कि नीलेश ने मार खाने के बाद भी जिसने उसे मारा उसके खिलाफ पुलिस में कंप्लेंट नहीं की? तुम्हारे साहब के साथ उस दिन इतनी मारापीटी हुई, फिर भी उन्होंने पुलिस में कंप्लेंट नहीं की, क्यों? साहब ऐसा कौन सा बाप है जो अपने बेटे को जेल भेजेगा? वो तो हमसे गलती हो गई साहब कि बिना सोचे समझे आपको फ़ोन कर दिया, जिसके लिए साहब ने हमको बहुत डांटा भी था। अपने बेटे को जेल भेजना मतलब? साहब उस दिन मारापीटी हुआ था ना, वो कोई और नहीं, साहब का बेटा रोहनी था। हाँ सर, मारपीट तो की थी, क्योंकि बाबा ने हमें कहीं का नहीं छोड़ा था, जीना मुश्किल कर दिया था हमारा। किस सेंस में जीना हराम कर रखा था? सर मेरे बाबा ठीक से घर का खर्चा भी नहीं देते, जब देखो तब कहते हैं कि जेब खाली है, घटिया से घटिया एड फिल्म बनाते हैं और सारा पैसा उन लड़कियों पर उड़ाते हैं। मेरी आई को भी बहुत परेशान किया है सर उन्होंने, बहुत रुलाया है उसको। सर मैंने आज तक बर्दाश्त किया, लेकिन अब बात बर्दाश्त के ऊपर चली गई है। सर मैंने खुद अपनी आंखों से उन्हें देखा है, लड़कियों के साथ घूमते हुए, उनको गिफ्ट बांटते हुए, और फिर मुझे लगा कि अब तो उन्हें सबक सिखाना ही चाहिए, इसलिए तूने उनको सबक सिखाया। तो सुधर गए सबक सिखाने के बाद? नहीं, फिर तूने सोचा इनको आखिरी सबक सिखा देते, उनको गायब किया। अब ये बता, वो जिंदा है या मार दिया? मार दिया? ये क्या कह रहे हैं सर आप? वो मेरे बाबा हैं, मैं भला उनको क्यों गायब करूंगा? और सर मैं उनको क्यों मारूंगा? तेरे सफ़ेद झूठ बोल रहा है, मैंने खुद देखा है किस तरह से नीलेश जी को तूने घाव दिए। यहाँ पे सब ठीक है। यहाँ पे एक बात बता, तू सगा बेटा है या सौतेला? सौतेला होता ना सर तो शायद मार भी दिया होता। सगा हूं इसीलिए शायद सिर्फ मारपीट करके ही सॉल्व करने की कोशिश कर रहा था सब कुछ, बस। तो 3 जनवरी को कहाँ था? सर मैं अपने दोस्तों के साथ था। चिर के इसको अंदर करो। देखो सच बोल रहा है झूठ? चल सर मैं सच बोल रहा हूँ, मेरा एक्टिंग कीजिए चल। सर प्लीज मेरा एक्टिंग कीजिए। मैं सर नीलेश गाड़गी की सीडीआर रिपोर्ट। चिरकी, ये वो 3 नंबर है जिसमें 3 हफ्तों से लगातार नीलेश टच में था। पता करो किसके नंबर है, और ये भी पता करो जिस दिन नीलेश गायब हुआ उस दिन उसने किसके साथ बात की थी, और उसका मोबाइल लोकेशन में निकलवा। ठीक है सर। राजेश, राजेश, क्या हुआ? जल्दी आओ, ये देखो, ये पढ़ो इसे।
हे बघ मी आधीच टेन्शनमध्ये. अब वो टेंशन में एक चाय एक्स्ट्रा पी ली तो क्या हुआ, और वो भी बिना शक्कर की पी. यार कितना शक करोगी मुझ पे. नहीं चलो बाद में फ़ोन करता हूँ. नहीं बाद में करता हूँ. हाँ मैं भी चल रहा हूँ. सर ये नीलेश के मोबाइल लोकेशन रिकॉर्ड्स, इनके हिसाब से उसकी लोकेशन 3 जनवरी को शाम को 4 बजे ओल्ड ब्रिज की थी. उसकी गाड़ी मोहिती मार्केट में मिली शिरकी, और उसका लास्ट मोबाइल लोकेशन दिखा रहा है ओल्ड ब्रिज. इसका मतलब ऐसा हो सकता है शिरकी कि वो दूसरी गाड़ी से वहाँ गया, लेकिन कोई भी गाड़ी से गया होगा तो टोल नाका क्रॉस करके गया होगा. शिरकी टोल नाके का सीसीटीवी फुटेज मांगा. ठीक है सर. वैसे सर वो मैंने नीलेश के ऑफिस में पूछताछ की थी. वहाँ पता चला है कि नीलेश का किसी आदमी के साथ झगड़ा हुआ था. उसने नीलेश को काफ़ी धमकाया भी था, और नीलेश के ड्राइवर सैजू ने नीलेश को बचाया था. सर जिसने धमकी दी थी उसका नाम है धीरज साटम, पेशे से ऑर्गेनाइजर है, इवेंट ऑर्गेनाइजर. पुलिस स्टेशन बोला. ठीक है सर नीलेश गाड़ी का ड्राइवर सैजू आया है. इंस्पेक्टर साहब, मैं अपने सांप को गायब नहीं किया. अगर करता तो आपके बुलाने पे खुद यहाँ चल के नहीं आता. तू नहीं आता तो तेरे को लेके आते, समझे. 3 जनवरी को तू नीलेश के साथ था. हाँ साहब, सुबह 11 बजे उनको लेके ऑफिस में गया. फिर वहाँ से 1 बजे एक मीटिंग के लिए गए. वहाँ से वापस आते वक्त 2 बजे साहब को किसी का फ़ोन आया, तो उनको उन्होंने वहीं पे बुला लिया मीटिंग को. किसका फोन था? मालूम नहीं साहब, लेकिन साहब मेरे को बोले कि वो मोहिते लेन में मार्केट के पास गाड़ी पार्क कर दूँ और चाबी उनको आके दे दूँ, और फिर मैं गाँव चला जाऊँ. वो गाँव जाने का छुट्टी बोला था उनको. उसके बाद में नीलेश से मिला तू? हाँ मतलब मिला नहीं, देखा था साहब मैंने उनको. वो मैं आगे रिक्शा के लिए रुका था तो साहब मुस्कुराते हुए किसी की गाड़ी में बैठे और आगे निकल गए. उन्हें देखोगे तो पहचानोगे? पक्का नहीं बोल सकता साहब. एक कांच पे वो सनशेड लगाया था, सिर्फ साहब को देखा, बाकी लोग को देख नहीं पाया. गाड़ी निकल चुकी थी. मेरे 2.5 करोड़ रुपए मुझे दे, वरना है ना तेरे पहुंच से भी ऊपर पहुंचा दूंगा, समझा ना. छोड़ दे. चले चल निक. 15 दिन की मोहलत देता हूं तुझे, वरना समझ ले मैं क्या कर सकता हूं. चल निकल चल. लेकिन साहब शांत स्वभाव के आदमी है, वो फिर भी उससे प्यार से ही बात कर रहे थे. धीरज के अलावा और किसी के साथ झगड़ा था? झगड़ा तो नहीं साहब, लेकिन इसके साथ मतलब उनका मचमच चल रहा था. किसके साथ? वो इच्छा पूर्णिमा के साथ. क्या झगड़ा था? शायद पैसों को लेके कुछ था साहब. 2 जनवरी को रात 9 बजे साहब आश्रम में थे. मैं बाहर उनका इंतजार कर रहा था, इतने में अंदर से झगड़े की आवाज आई. देख मेरे सारे पैसे मुझे वापस चाहिए, और अगर मेरे साथ शांति करने की कोशिश की ना तो सारी दुनिया को बता दूंगा कैसी इच्छा पूर्णिमा है तू, और तेरे सारे काले धंधे में सारे लोगों के साथ. अपने औकात में रह, समझा? पता है ना किसके साथ बात कर रहा है तू? मेरी पहुंच ऊपर तक है. सिर्फ 2 मिनट लगेंगे तुझे खत्म करने के लिए. सुन, इसे यहाँ से बाहर फेंक दे, और दोबारा आश्रम के आसपास भी दिखा ना तो हाथ पैर तोड़ देना इसके. ले जाओ इसे. ये ठीक नहीं किया तूने. मैं देख लूंगा, मैं सबको देख लूंगा. ठीक है, तुम जा सकते हो, जब तक केस चल रहा है शहर से बाहर नहीं जाने का. हाँ साहब. शिरके, ये नीलेश की गाड़ी हमें मोहिते मार्केट में मिली. उसके मोबाइल का लास्ट लोकेशन ओल्ड ब्रिज था, और इस सैजू के कहने के मुताबिक व्हाइट कलर की है साहब. एक काम करो, मोहिते मार्केट से लेके ओल्ड ब्रिज तक का सारा सीसीटीवी फुटेज निकालो, देखो उसमें गाड़ी मिलती है क्या. ठीक है सर. उससे पहले मेरी एक इच्छा हो रही है, इच्छा पूर्णिमा से मिलने की. जय माता दी, जय माता दी. माता अपने बालक की हर इच्छा पूरी करती है. बोलो बालक, क्या इच्छा है तुम्हारी? वो तो हम भी पूरी करते हैं, जब कोई हमारे सादे सवालों का जवाब सीधे सीधे नहीं देता. अच्छी बात है, पर आपकी ये इच्छा हम यहाँ पूरी नहीं कर पाएंगे. नीलेश घाटगे से अपने पैसे लिए थे? पैसे नहीं, दान दिए थे उसने इस आश्रम के लिए. दान दिया था तो फिर वापस क्यों मांग रहा था? ये हम नहीं जानते, लेकिन एक बात हम जानते हैं, जब उसने हमसे अभद्र भाषा में बात की थी तब हमने उसे उठवाकर बाहर फेंकवा दिया था. तो फिर 3 जनवरी को जब वो गायब हुआ, आपने फोन क्यों किया उसको? हम तो माँ है ना सबके,
और माँ अपने बच्चों से ज्यादा रूठ कर नहीं रह सकती। माँ का दिल तो मोम का होता है, इसीलिए हमने सोचा हमारा बालक कहीं कष्ट में तो नहीं है, शायद उसे दान के पैसे की जरूरत होगी, इसीलिए हमने सोचा हम दे देते हैं उसे दान। हमने तो उसे फोन भी किया, लेकिन हमारा फोन उठाने से पहले उसने काट दिया। कहीं ऐसा तो नहीं माँ ने अपने बालक को अपने पल्लू में छिपा के रखा है? चिरके आश्रमाची जड़ दिया। आपके पास सर्च वारंट है? तो आप अध्यात्म के साथ साथ कानून की भी जानकारी रखती है? सिर्फ जानकारी नहीं, पहुंच भी रखती हूँ, और माँ के दिल को बहुत ठेस पहुंचेगी अगर उसके कारण तुम्हारी नौकरी चली गई तो बालक ज्यादा उद्यम मत मचाओ, थोड़ा संभल जाओ। नौकरी मेरी मजबूरी नहीं, मेरा फर्ज है। फिर से आऊंगा प्रूफ के साथ, और उस वक्त मेरी इच्छा पूरी करके जाऊंगा। चला शिरके। इच्छा पूर्णी माँ। शिरके, जितने जल्दी हो सके उतने जल्दी आश्रम का सर्च वारंट निकलवाओ। ये जगन माता है ना, ये इंटरेस्टिंग कैरेक्टर ही नहीं, स्ट्रॉन्ग सस्पेक्ट भी है। आपको लगता है कि पैसों के लिए वो नीलेश को मरवा सकती है? अरे शिरके, जो इंसान पैसों के लिए भगवान का दुकान लगा सकता है ना, वो कुछ भी कर सकता है। लेकिन ये केस किडनैपिंग का नहीं लगता। अगर ये केस किडनैपिंग का होता तो अब तक जरूर रैंसम कॉल आता। सर, रोहन की मोबाइल लोकेशन डिटेल्स। सर, डिटेल्स के हिसाब से तो 3 जनवरी की शाम 4 बजे से 9 बजे तक वो मॉल में ही था। मॉल का सीसीटीवी फुटेज चेक किया? हाँ सर, मैंने चेक किया था, वो उस दिन उधर ही था। ठीक है, जाओ। लेकिन श्री, ये तो साबित नहीं होता कि नीलेश को उसने गायब किया है। ऐसा हो सकता है कि उसने किसी से उसको गायब करवाया हो। कुछ दिन उसके ऊपर ध्यान रखो। ठीक है सर। सर, धीरज सट्टम आ गया। सर, मैं उसे क्यों मारूंगा? इवेंट कंपनी के नाम से वो सिर्फ मुझे क्लाइंट लाके देता था। शूट, वो क्वालिटी डिलीवरी, ये सब मेहनत मेरी थी। क्लाइंट को करोड़ों का बजट देता था और मुझे आधे में निपटाता था। सर, इस बार तो उसने मुझे आधे पैसे भी नहीं दिए। सर, वो मुझे देने के लिए उसके पास पैसे नहीं थे, लेकिन लड़केबाज में उड़ाने के लिए उसके पास पैसे थे। मतलब तुम्हें सिर्फ पैसा कमाना था, और तुम्हें पता था कि उसके पास पैसा है लेकिन वो नहीं दे रहा है, इसलिए तुमने उसे किडनैप कर दिया। फिर भी उसने पैसे देने से मना किया, इसलिए शायद तुमने उसे मार दिया। सर, मैं उसे किडनैप करने से या मारने से उल्टा फंस जाऊंगा। मार्केट में 2.5 करोड़ रुपए भरने सर मुझे, और अगर सर मैंने उसे किडनैप किया होता तो उसके फैमिली को मैंने फोन किया होता पैसे के लिए। क्यों? तुम्हें किसी ने बताया नहीं? उसको रैंसम कॉल नहीं आया? सर, मुझे लगा आपने मुझे यहाँ बुलाया तो अब तक नहीं होगा। ठीक है, जाओ। नीलेश के कार से फॉरेंसिक रिपोर्ट में कुछ नहीं मिला। नीलेश का बेटा रोहन, इच्छा पूर्णिमा और धीरज साटम, ये सब इस केस के सस्पेक्ट थे। उनका मोटिव समझ में आ रहा था, लेकिन उनके खिलाफ हमारे पास कोई ठोस सबूत नहीं था। ये केस किडनैपिंग का नहीं है, ये भी समझ में आ रहा था, क्योंकि सज्जू ने नीलेश को गाड़ी में हंसते हुए बैठते हुए देखा था। इसका मतलब वो उसके जान पहचान वाले थे, और कोई रैंसम कॉल भी नहीं आया था। मतलब ये केस किडनैपिंग और मर्डर, इससे भी कुछ अलग मामला था। इस केस के बारे में आश्रम से कुछ क्लू मिलने की उम्मीद थी, लेकिन कोर्ट ने आश्रम के सर्च वारंट की अर्जी खारिज कर दी। लेकिन अभी भी सवाल ये था कि ये नीलेश गया किसके साथ, क्यों गया और उसका क्या हुआ। ये सब हमारे दिमाग में चल रहा था। ऐसे में इस केस की एक ओपनिंग हमें मिली। सर, टोल नाके का सीसीटीवी फुटेज चेक किया सर। वहाँ ठीक वैसे ही कार पास होती दिख रही है जैसा मैं सैजू ने डिस्क्राइब किया था, और ठीक उसी समय क्रॉस हो रही है जब नीलेश का फोन स्विच ऑफ हुआ था। गाड़ी के अंदर कौन कौन बैठा था? नहीं सर, किसी का फेस साफ साफ नहीं दिख रहा है। सर, ओल्ड ब्रिज के आगे नदी किनारे एक लाश मिली है। बॉडी कई दिनों से पानी में थी सर, इसीलिए पूरी तरह से डिकम्पोज्ड हो चुकी है, और मछलियों ने काफ़ी ज़्यादा हिस्सा खा भी लिया है।
यहाँ के लोकल मछुआरों ने हमें फ़ोन किया और उन्होंने बाहर निकाला। हमारी पैरामेडिक्स टीम के मुताबिक जिस टाइप का ये बॉडी है उस हिसाब से ये नीलेश की बॉडी हो सकती है। अच्छा, तो एक काम करो, उसके फैमिली को बुलाओ आइडेंटिफिकेशन के लिए और बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। ठीक है सर। आई शांत हो। ये कुछ सामान मिला है। सर ये तो वही बेल्ट है जो मैंने बाबा को उनके जन्मदिन पर गिफ्ट किया। शिर्के, ये बेल्ट और चेन की पहचान से ये नहीं साबित होता कि ये बॉडी नीलेश की है। ये बॉडी का और रोहन का डीएनए मैच करा। ठीक है सर। सर, नीलेश के कॉल रिकॉर्ड में जो 3 नंबर मिले थे उनमें से 1 नंबर धीरज का है। बाकी के 2 नंबर किसी राजेश पाटिल और रति शिंदे के नाम रजिस्टर्ड है। इन दोनों के साथ नीलेश लगातार टच में था, लेकिन रति शिंदे के साथ पिछले 1 महीने से उसका कम्युनिकेशन बंद है और राजेश पाटिल के साथ 3 जनवरी को उसने आखिरी बार बात की थी। दोनों को पुलिस स्टेशन बुला। सर मैंने दोनों का फ़ोन ट्राई किया, लेकिन दोनों का ही फ़ोन बंद है 3 जनवरी के बाद। कितने तारीख से? 3 तारीख से। 3 जनवरी? यस सर। मतलब जिस दिन नीलेश गायब हुआ। हाँ सर। एक और इंटरेस्टिंग बात, नीलेश का फ़ोन बंद होने से पहले उसके फ़ोन पर किसी यास्मीन का कॉल आया था। ये यास्मीन यही नया नगर में ब्यूटी पार्लर चलाती है। और ये राजेश पाटिल और रति? सर ये राजेश सतारा का रहने वाला है और रति संगमवाड़ी में रहती है। तुम एक काम करो शिर्के, तुम यास्मीन के पार्लर जाओ, मैं रति से जाके मिलता हूँ। तुम्हारी रति मैडम है क्या घर में? रति मैडम? जी आप मृणाल मैडम की बात कर रहे हैं? मृणाल? जी रति मैडम ही मृणाल मैडम है। उन्होंने वो मॉडलिंग के चक्कर में अपना नाम मृणाल कर दिया है कि घर में? जी अभी तो वो घर में नहीं है, 5 दिन पहले ही निकल चुके हैं यहाँ से। बोल के गई थी कि किसी शूटिंग पे जा रही हूँ। अकेली गई है? नहीं साहब, वो राजेश पाटिल साहब भी थे ना साथ में। राजेश पाटिल? वो भी मॉडलिंग करते? नहीं साहब, वो तो पिछले कुछ दिनों से यही रहते मैडम के साथ। रिलेटिव है? नहीं साहब, दरअसल बात यह है कि वो कुछ अलग टाइप के फ्रेंड है। राजेश साहब का अपना भी काम धाम चलता है, वो नेता वेता लोग के साथ भी, और मैडम का पूरा काम वही देखते हैं। इसको जानते हो? जी ये तो नीलेश साहब है। नवंबर महीने में तो ये बहुत आना जाना करते थे मैडम के पास, पर पता नहीं क्या हुआ, दिसंबर में आना ही बंद कर दिया उन्होंने। तुम्हारा नंबर दे दो। मेरा नंबर? हाँ, मैं नीलेश जी को जानती हूँ। उनके यहाँ पे जब भी इवेंट्स और एडवर्टीजमेंट होते हैं, मेरे यहाँ से ही हेयर और मेकअप आर्टिस्ट जाते हैं। लास्ट टाइम नीलेश गाडगे से आपकी बात कब हुई थी? ठीक से याद नहीं आ रहा है, बट कुछ दिन पहले ही। अब आप ये सब क्यों पूछ रहे हैं? हमें शक है कि उसका मर्डर हो चुका है। क्या? मर्डर? कैसे? I mean, ऐसे कैसे हो सकता है? ऐसा हुआ है। नीलेश के मर्डर के पहले उसकी लास्ट कॉल आपको हुई थी। मेरे साथ बात की थी? नहीं। आपको याद नहीं आ रहा है क्या? मेरे साथ कैसे? नहीं, आपके फोन रिकॉर्ड तो यही कह रहे हैं। हाँ हाँ हाँ, वो मंडे बात हुई थी मेरी उनके साथ। नहीं, ट्यूसडे को। खैर जाने दीजिए। ये बताइए कि नीलेश गाडगे के साथ ऐसा कौन कर सकता है? कोई दुश्मन, कोई दोस्त, किसी पर शक है आपको? देखिए सर, मेरा उनके साथ प्रोफेशनल रिलेशन था। मैं आपको कैसे बता सकती हूँ कि उनका मर्डर कौन कर सकता है और कौन नहीं। ठीक है। अच्छा, यास्मीन ने कुछ बताया? हाँ सर, ये यास्मीन कह रही है कि इसके साथ नीलेश का प्रोफेशनल रिलेशन था। वैसे काफ़ी ओवर एक्टिंग कर रही है सर ये। अच्छा, ध्यान रखो उस पर। ठीक है सर। रोहन के डीएनए टेस्ट से पता चला कि वो बॉडी नीलेश की ही थी, और पीएम रिपोर्ट से ये पता चला कि नीलेश का मर्डर गला दबाने से हुआ है, और वो भी 3 जनवरी को शाम 4 से 6 बजे के बीच में। यानी ऐसा हो सकता है कि उसको ओल्ड ब्रिज पे मारा गया, बाद में पानी में फेंका और बॉडी बहते बहते दूर चली गई। लेकिन सवाल ये अभी भी था कि क्यों
और किस लिए। ऐसे में हमें और एक इन्फॉर्मेशन मिली कि राजेश के क्रेडिट कार्ड से गोवा के लिए 2 फ्लाइट की टिकट बुक की गई है, राजेश पाटिल और रतीश शिंदे के नाम से। हमने तुरंत गोवा पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया और उन्हें कहा कि जैसे ये दिखाई दे हमें इन्फॉर्म कर। अरे यार, मुझे किसी को अर्जेंट कॉल करना है। इतने दिनों से यहाँ गोवा में ही पड़े हुए, दो मुझे ऑन करने दो। मैडम आपका ये अर्जेंट कॉल हमें फंसा देगा। मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, 2-4 दिन शांत रहिए। मैडम आपके लिए मैं कितना कुछ कर रहा हूँ और आप ब्लडी हेल। सर, ये राजेश पाटिल का कॉल रिकॉर्ड है। इनके हिसाब से उसने आखिरी बार बात किसी चंदू मोरे से की थी। ये चंदू मोरे एक्स मिलिट्री मैन है सर, और 3 जनवरी को इन दोनों के बीच 1-2 नहीं बल्कि 15 से 20 कॉल एक्सचेंज हुई थी। फिर ये लगता है कि ये सॉल्व हो रहा है। ये काम करो, ये चंदू कहाँ मिलेगा देखो, और 3 जनवरी को उसका मोबाइल लोकेशन निकलवा। ठीक है सर। अरे चंदू, कैसा है तू? हाँ, चल सच सच बता। अभी ये हमारा शिरके है ना, बहुत मारता है। बता साहब, मी तुम्हाला आधीच सांगितलंय साहेब, मैंने कुछ नहीं किया। और 3 जनवरी को मैं पुणे में भी नहीं था। तू पुणे में नहीं था? नहीं। तेरा मोबाइल घूम रहा था पुणे में। हाँ, कैसे? पहले खड़की मार्केट गया, बाद में ओल्ड ब्रिज गया। तेरा दाखो, ये देख तेरे मोबाइल डिटेल्स। हाँ साहब, वो राजेश मुझे बोला था कि उसकी गाड़ी लेके नीलेश को मार्केट से पिकअप करना है और उसे वो ओल्ड ब्रिज के पास छोड़ना है। गाड़ी में कौन कौन था? धीरज था। धीरज साठम। हाँ, तो वो तो एक नाम हुआ। और वो धीरज का असिस्टेंट था महेश, और एक लड़की थी जीनत। तो तुमने नीलेश को मार्केट से उठाया, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद सर, सीन समझ में आ गया। अभी हम 1 शॉट करेंगे। हाँ। मुझे 1 टेक चाहिए। हाँ। मूड, रोलिंग एंड एक्शन। मुझे लगा कोई फिल्म की शूटिंग चल रही है। फिर थोड़ी देर बाद महेश ने मुझे गाड़ी रोकने के लिए कहा, मैंने रोक दी। अभी आप थोड़ी देर के लिए उतर जाओ, और दादा आप भी। मुझे इनके कुछ क्लोजअप शॉट लेने हैं, तो मैं ले लेता हूँ अभी। फिर मैं और जीनत गाड़ी के बाहर पास में ही खड़े थे। वो तीनों ही अंदर थे साहब। मैं जीनत को ही देख रहा था। उसे किसी का फोन आया था और वो नंबर दे रही थी उसे। फिर धीरज बोला अंदर आओ, बैठ जाओ, हो गया। फिर मैं और जीनत अंदर गए। मेरे बाजू वाले सीट में जीनत बैठी थी। हम लोग वहाँ से निकल गए। हाँ, थोड़ी देर आगे जाने के बाद मुझे हल्का होना था, इसीलिए मैंने गाड़ी रोकी और थोड़ा दूर जाके आया। मैं वापस आकर देखा तो। पर किया क्या तुम दोनों ने? अरे पहली बार शूट पे आई है कि तू? नीचे सीन चालू है, बाकी सब ठीक है। झूठ मत बोलो, मैंने देखा है तुम दोनों को। अरे मैडम समझो बात को, नीचे शूट चालू है, दूसरा यूनिट काम कर रहा है। नीलेश साहब कहाँ गए? अरे उनका पानी में गिरने का शॉट था ना यार, वही चल रहा है। और तुम दोनों टेंशन मत लो यार, नीचे दूसरा यूनिट है, उनको निकाल लेगा पानी में से। अरे यार चलो चलो यार, चंदू बहुत देर लो। चलो मैडम चलो। वो धीरज की और नीलेश की दुश्मनी थी। अगर धीरज गाड़ी में रहता तो नीलेश कैसा बैठता? हाँ साहब, मैंने इतना दिमाग नहीं लगाया। अब मुझे राजेश ने जितना बोला उतना मैंने किया। उसने जिसको जहाँ छोड़ने बोला था वहाँ छोड़ा मैंने। फिर मुझे न्यूज़ पे पता चला नीलेश की बॉडी मिली थी नदी के पास। फिर मैं डर गया कि कहीं मैं फंस ना जाऊँ। मैं भी तो था ना गाड़ी में, इसीलिए मैं शिल्पा को लेके चिपके बैठा था। महेश के डिटेल्स दे। जी, मेरे पास उनके बारे में कोई जानकारी नहीं है। हम तभी मिले थे ना कुछ देर के लिए। फिर उनको रोड पे छोड़ा और उसके बाद हम चले गए। चल, जीनत का मोबाइल नंबर। जीनत का नंबर नहीं, मुझे याद नहीं आ रहा। आया क्या कुछ याद? सांग। सर, नीलेश सर के साथ उस दिन मैं भी थी गाड़ी में। मुझे कहा गया था कि ऑडिशन चल रहे हैं यहाँ पे। तुम्हारे और नीलेश के अलावा गाड़ी में और कोई नहीं था? सर, 2 लोग और थे। एक चंदू नाम का ड्राइवर था और उसी की साथ वाली सीट पे एक महेश नाम का लड़का था जो डायरेक्ट भी कर रहा था और शूट भी। आर यू श्योर कि गाड़ी में सिर्फ 4 ही लोग थे? यस सर। सर, एक्चुअली एक आदमी और आया था
जब गाड़ी ओल्ड ब्रिज के पास रुकी थी। मुझे कहा था कि सर का क्लोजअप लेना है, इसलिए तुम्हें गाड़ी से उतरना पड़ेगा। और फिर मैं गाड़ी से बाहर आ गई। एक्चुअली नीलेश का क्लोजअप लेने के बाद मुझे गाड़ी में आगे वाली सीट पे बिठा दिया गया था और मैंने अपना हेडफोन लगाया था। फिर थोड़ी देर के बाद जब मैंने पीछे देखा तो महेश ने मुझे कहा कि नीलेश जी सो रहे हैं। तो फिर मैंने अपना गाना सुनना फिर से शुरू कर दिया और थोड़ी देर के बाद गाड़ी फिर से रुकी। सर मुझे लगा कि ड्राइवर और बाकी लोग ऐसे ही रेस्ट करने के लिए निकले हैं, बट जब मैंने पीछे देखा तो ये क्या कर रहे हो तुम लोग? अरे कुछ नहीं, रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स, कुछ नहीं हो रहा है। नीचे सीन चालू है, बाकी कुछ नहीं। अरे रिलैक्स, कुछ नहीं है। शूटिंग है, शूटिंग है। झूठ मत बोलो। दूसरा यूनिट है वहाँ पे, वो उठाएंगे उसको। अरे मैडम आप इतना परेशान क्यों हो रही हो? आप चलो। सर जब हम पुणे पहुंचे तो मुझे उन्होंने 1 लाख का कैश दिया और कहा कि नीलेश जी ने एडवांस दिया है और बाकी पैसे कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के बाद मिलेंगे। सर कुछ दिनों के बाद जब मैंने न्यूज़ में देखा तो मुझे पता चला कि नीलेश जी का मर्डर हो चुका है और उनकी डेड बॉडी पास वाले ओल्ड ब्रिज के नदी से मिली है। ये काम तुम्हें किसने दिलवाया था? क्या नीलेश ने डायरेक्ट बुलवाया था? सर नीलेश जी को तो मैं जानती भी नहीं थी, मैं तो यास्मीन जी के थ्रू गई थी। यास्मीन जो वो नया नगर में पार्लर चलाती है वो? सर मैं लड़कियां सप्लाई करती हूँ, अपने पार्लर को ऑफिस की तरह यूज़ करती। नीलेश और राजेश के यहाँ नई लड़कियां भेजती थी। सर मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि वो लोग नीलेश का मर्डर करने वाले हैं। रति मतलब मृणाल शिंदे को जानती हैं? यस सर, वो भी मॉडलिंग के नाम पर एस्कॉर्ट का धंधा करती है। ठीक है, क्यों जाने। चलो सर ये चंदू के कॉल रिकॉर्ड्स। सर नीलेश के गायब होने के बाद चंदू 1 नंबर पे बात कर रहा था। जब उस नंबर के बारे में डिटेल्स निकाली तो पता चला वो नंबर गोवा में है। लेकिन सर हैरानी की बात यह है कि वो नंबर मृणाल के नौकर का था और नौकर इस वक्त पुणे में है। चंदू एक ही नंबर से बात कर रहा था। तो एक काम करो, वो नंबर ट्रैक करो, देखो कि इसके पास है, उसको उठा के लाओ। जिसके बारे में मैं सोच रहा हूँ उसके पास ही ये नंबर हो सकता है। सर राजेश ने मुझे बताया था कि नीलेश को ब्लैकमेल करने के लिए ऑडिशन के बहाने एक वो वीडियो बना रहा है। मैंने सोचा उसी बहाने मैं अपने पैसे निकाल लूँ। जब वो शूट खत्म हुआ तो मैं खुद वहाँ जाता हूँ। इतने गेलो साहिब नहीं, चंदू और मैं पीछे की सीट पर बैठे थे। मैं उसे ब्लैकमेल कर रहा था कि मेरे पैसे दे देने तो मैं वो वीडियो वायरल कर दूंगा। वो चीखने चिल्लाने लग गया और चंदू ने उसको मुँह पकड़ा। सर मर गया वो। मैं 17 साल से नौकरी करता हूँ। तो किससे बात कर रहा है समझ में आ रहा है? मुंह बंद करने से किसी की मौत नहीं होती, दम घुटने से होती है। इसका मतलब नीलेश मरा नहीं, मारा गया। और ऐसा कैसे रे? तू सही जगह सही टाइम पे पहुंचा। तू क्या अंतर्यामी है? धीरज बाबा? हाँ सर इतनी जल्दी क्या राजेश जी? सर मैंने नहीं मारा सर, मैंने नीलेश को नहीं मारा सर। सर मैं सिर्फ वीडियो बनाना चाहता था ताकि वो जो मृणाल को परेशान कर रहा है वो परेशान ना करे। वो मृणाल को क्यों परेशान कर रहा था? सर ये नीलेश जो है ना, ये एड एजेंसी का बहाना करके लड़कियां बुलाया करता था और सर मैं लड़कियां सप्लाई करता था। मृणाल को भी मैंने ही भेजा था, लेकिन सर नीलेश ने ना मृणाल के साथ सेक्स करके उसका वीडियो बना के उसको ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया था। प्रूव करना कि तू सिर्फ मेरे साथ है और मेरे साथ ही रहेगी। और अगर तू प्रूव नहीं कर पाई ना तो मैं प्रूव कर दूंगा कि तू असल में है क्या। और सर मैं उसका वीडियो बना के मैं उसको परेशान करना चाहता था ताकि वो मृणाल को परेशान करना बंद कर दे। सर बस सर इतना ही है। तू पक्का सोशल वर्क नहीं कर रहा था, क्योंकि तू भी मृणाल के लिए लाइन में खड़ा था और इतना डेस्परेट हो गया कि तूने नीलेश को मरवा दिया। नहीं सर मैंने किसी को नहीं मरवाया सर। तू एक बात बता, तेरे गाड़ी में मर्डर हुआ फिर भी तेरे को पता नहीं और तूने कुछ किया नहीं, तो भागा क्यों? सर मैं कहीं नहीं भागी और ना ही मैंने कुछ किया है। ये राजेश क्या कर रहा है, कहाँ है, मुझे कुछ नहीं मालूम। बहुत इनोसेंट है। राजेश ने कहा चलो कहीं जाके छिप जाते,
चली गई। हाँ सर, मुझे कुछ नहीं मालूम। लेकिन फिर भी आपको यहाँ रहना पड़ेगा। इस केस में एक नहीं, वो सारे एंगल छिपे थे। जलन, जेलसी, बदला, धोखा, लालच। नीलेश के अय्याश बिहेवियर ने उसको गुनाह की दस्तक जरूर दी थी। उसने उसे सुना, लेकिन उसे बढ़ावा दिया, और इसका नतीजा ये हुआ कि उसको अपनी जान देनी पड़ी। धीरज, महेश, राजेश, चंदू ये एक दूसरे पर इल्जाम लगा रहे थे, लेकिन सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के आधार पर कोर्ट में बार बार बयान बदलने के कारण कोर्ट ने उन्हें नीलेश मर्डर केस में सजा सुनाई। सबूतों के अभाव पर मृणाल का नीलेश मर्डर केस में डायरेक्ट संबंध प्रूव नहीं हुआ, लेकिन नीलेश मर्डर केस के बारे में उसे पता था, लेकिन उसने पुलिस को इन्फॉर्म नहीं किया। इसके वजह से उसे सजा मिली। जीनत और यास्मीन को भी नीलेश मर्डर केस में सजा मिली, क्योंकि उसे इस केस के बारे में पता था, लेकिन उसने पुलिस को इन्फॉर्म नहीं किया। इसी के साथ मैं सीनियर इंस्पेक्टर सुनील केलकर आप सबसे विदा लेता हूं। फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए सतर्क रहिए, देखते रहिए क्राइम पेट्रोल दस्तक। मकसद बताना नहीं, बचाना है। जय हिंद।